मूनलाइट रेल्म का सेंट्रल प्लाजा आज एक छावनी में तब्दील हो चुका था। आसमान में हमेशा की तरह एक हल्की रहस्यमयी बैंगनी चमक बिखरी हुई थी। ठंडी और ताज़ा हवा चल रही थी जो पेड़ों के पत्तों से टकराकर सर सर की एक सुरीली आवाज पैदा कर रही थी। लेकिन इस शांति के बीच प्लाजा में मौजूद सैकड़ों हंटर्स के हथियारों की खनखन और उनके भारी जूतों की कड़क कड़क आवाजें एक अलग ही धड़कन पैदा कर रही थीं। ई गेट रेड का दिन आ चुका था। ध्रुवांश अपनी टीम के साथ खड़ा था। उसका लंबा ब्लैक ट्रेंच कोट हवा में लहरा रहा था। उसके ठीक पीछे खड़ा कार्तिक अभी भी अपनी छोटी तलवार को पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी डार्क फॉरेस्ट की उस घटना में अटका हुआ था। कार्तिक ने शुभम को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, भाई शुभम, कसम से बता रहा हूं, मैं रात रात भर सो नहीं पाता। जब भी आंखें बंद करता हूं मुझे बस ध्रुवांश भाई का वो सीन याद आता है। मतलब क्या था वो नीले बालों वाला छपरी और उसके 9 हीरो लेवल के साथी। और ध्रुवांश ने बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के सिर्फ अपने हाथों से फटाक क्रैक बूम 10 सेकंड में सबकी हड्डियां ऐसे तोड़ दी जैसे कोई पापड़ तोड़ रहा हो। शुभम के माथे पर भी वो खौफनाक नजारा याद करके पसीने की एक बूंद चमक उठी। उसने अपनी भारी ढाल को कसकर पकड़ा। हाँ यार कार्तिक, जब बॉस ने उस लीडर का मुक्का अपने हाथ में रोका था ना, मुझे लगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ऑरा कभी नहीं देखा। वो इंसान नहीं, साक्षात मौत लग रहे थे। प्रज्ञा जो उनके पीछे खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुवांश की पीठ को ऐसे देखा जैसे वो किसी मंदिर में खड़ी हो। हे प्रभु, हमें ऐसे लीडर मिले हैं, अब हमें यमराज भी नहीं मार सकता। ध्रुवांश जो उनकी सारी बातें अपनी तेज सेंसेस से सुन रहा था, उसने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। अमीलिया, क्या कोई ऐसा बटन है जिससे मैं इन तीनों के दिमाग से उस दिन की यादें डिलीट कर सकूं? इन्होंने मुझे भगवान बना दिया है। सिस्टम अमीलिया। आंसर नेगेटिव मास्टर, आपकी टीम का भक्ति लेवल 999% हो चुका है। अब झेलिए। चुप कर। भीड़ के सबसे आगे एक बड़ी सी होलोग्राफिक टेबल रखी थी जिससे एक नीले रंग का 3D नक्शा हवा में तैर रहा था। ये ई गेट का नक्शा था। ध्रुवांश, अनिकेत, माही और विवेक, चारों लीडर्स उस नक्शे के चारों तरफ खड़े होकर गहरी चर्चा कर रहे थे। माहौल एकदम सीरियस था। माही के हाथ में एक डिजिटल लिस्ट थी जिसमें ई गेट के अंदर मौजूद सक्रिय टेलीपोर्ट सेंटरों के नाम और अनडेड डीमंस के स्पॉन पॉइंट्स लाल रंग में ब्लिंक कर रहे थे। अनिकेत ने अपने हाथ में पकड़ी एक स्टिक से नक्शे के 4 अलग अलग कोनों पर निशान बनाया। ध्यान से सुनो, अनिकेत ने एक मजे हुए सेनापति की तरह कहा, हम सब एक ही जगह से नहीं घुसेंगे। इस और इस टेलीपोर्ट सेंटरों पर हम अपनी अपनी टीम के साथ टेलीपोर्ट होंगे। हमारा पहला टारगेट होगा बाहरी इलाकों को क्लियर करना। हम इन चारों पॉइंट से अनडेड दानवों को खत्म करते हुए एक घेरा बनाते हुए अंदर की तरफ आएंगे। अनिकेत ने स्टिक को नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच रखा जहां एक पीली बत्ती जल रही थी। यहां सेंटर सिटी में हमारे स्पाई ड्रोन ने कंफर्म किया है कि वहां कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और उन खंडहरों में छिपे हुए हैं। तो प्लान ये है, माही और विवेक की टीम तेजी से आगे बढ़कर उन लोगों को बचाएगी और सुरक्षा घेरा बनाएगी। अनिकेत ने ध्रुवांश की तरफ देखा, और मैं और ध्रुवांश भाई हम उस जगह को क्लियर करके नजदीकी टेलीपोर्ट सेंटर तक एक सेफ पैसेज, सुरक्षित रास्ता बनाएंगे ताकि सभी रेस्क्यू किए गए लोगों को वहां से निकाला जा सके। कोई सवाल? विवेक ने अपनी ढाल पर हाथ मारते हुए कहा, परफेक्ट प्लान है। आज उन सड़ी हुई लाशों को वापस कब्र में भेजेंगे। ध्रुवांश ने भी शांत भाव से सहमति में सिर हिलाया। वे ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि तभी प्लाजा का तापमान अचानक 2 डिग्री नीचे गिर गया। हवा में एक ऐसा भारीपन आ गया कि सभी हंटर्स की सांसें एक पल के लिए अटक गईं। जमीन पर पड़ने वाली परछाइयां अचानक लंबी होने लगीं। ठक ठक ठक, भारी लेकिन बेहद शाही कदमों की आवाज आई। प्लाजा के मुख्य द्वार से एक आकृति अंदर आ रही थी। उसने एक लंबा रहस्यमयी काला लबादा पहना हुआ था जिसने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसके शरीर से एक ऐसी भयानक और असीमित ऊर्जा निकल रही थी कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। ये डेविल था जो असल में ध्रुवांश का शैडो क्लोन था। उसके पीछे 3 बेहद अजीब लेकिन खतरनाक दिखने वाले लोग चल रहे थे, हडसन, रिकार्डो और जैक। डेविल को देखते ही प्लाजा में खड़े वुल्फ ट्राइब के खूंखार सैनिकों ने एक साथ अपने भालों को जमीन पर पटका और अपने सीने पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठ गए। लॉर्ड डेविल की जय हो! उनकी आवाज से पूरा मूनलाइट रेल्म गूंज उठा। ये नजारा देखकर इंसानी हंटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं।
ध्रुवांश, असली वाला, माही, अनिकेत और विवेक भी तुरंत अलर्ट हुए और उन्होंने डेविल की तरफ आदर से सिर झुकाया, ग्रीट किया। उनके पीछे खड़ी उनकी टीमों ने भी 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। डेविल रुका। उसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। इस सब की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ। डेविल की भारी और गूंजती हुई आवाज ने सबके दिलों को छू लिया। डेविल ने अपने पीछे खड़े रिकार्डो की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया। रिकार्डो ने हाँ में सिर हिलाया और आगे आया। रिकार्डो ने एक लंबा सफेद कोट पहना हुआ था और उसकी आंखों पर एक अजीब सा चश्मा था जिसके लेंस में गियर घूम रहे थे। उसने सभी इंसानी हंटरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो नौजवानों, मेरा नाम रिकार्डो है। मैं मून लाइट रेल्म का चीफ क्राफ्ट्समैन हूँ। आप इंसान मुझे एक तरह से अपना साइंटिस्ट मान सकते हैं। मेरा काम नई खोजें करना और आधुनिक तकनीकें लाना है। उसने अपने दाहिने तरफ खड़े एक विशालकाय और खूंखार दिखने वाले आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया। ये है मेरे साथी जैक, हथियारों के माहिर। फिर उसने बाएं तरफ खड़े एक दुबले पतले लेकिन तेज आंखों वाले इंसान की तरफ इशारा किया। और ये हैं हटसन, दवाइयों, पोशंस और जादुई कवचों के माहिर। रिकार्डो ने एक तलवार की तरफ इशारा किया जो हंटर्स के हाथों में थी। आपके हाथों में जो तलवारें हैं उन्हें मैंने और मेरे साथी हटसन ने मून लाइट के बाकी लोहारों के साथ मिलकर रातों रात अपनी नींद हराम करके बनाया है। ये तलवारें ई गेट के अनडेड डीमंस के लिए यमराज हैं। ये आपकी सच्ची साथी बनेंगी। ये सुनकर हंटर्स की आंखों में अपनी तलवारों के लिए इज्जत और बढ़ गई। रिकार्डो ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन रिकार्डो ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई। लेकिन मेरे मास्टर को आप सभी की बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहते कि आज इस प्लाजा से गया हुआ कोई भी हंटर एक लाश बनकर वापस लौटे। इसीलिए हमने मास्टर के खास निर्देश से आपके लिए कुछ और भी बनाया है। एक ऐसी चीज जो मौत को भी धोखा दे सकती है। ये सुनकर पूरे प्लाजा में सन्नाटा छा गया। मौत को धोखा देने वाली चीज? रिकार्डो ने अपने एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक आगे आया। उसके हाथों में एक चांदी का विशाल ढाल था जिस पर एक लाल रंग का मखमल का कपड़ा बिछा हुआ था। उस कपड़े के ऊपर दर्जनों छोटे छोटे नीले और काले रंग में चमकते हुए लॉकेट्स रखे हुए थे। उन लॉकेट्स के अंदर किसी ब्रह्मांड जैसी ऊर्जा घूम रही थी। रिकार्डो ने एक लॉकेट हवा में उठाया। ये लॉकेट टेलीपोर्टेशन के सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन ये कोई आम गैजेट नहीं है। ये सिर्फ एक बार काम करेगा और मैं आपको बता दूं, हर एक लॉकेट की कीमत पूरे डीएच नैंड की किसी भी गिल्ड को खरीदने के लिए काफी है। ये बेशकीमती है। सबकी आंखें उन लॉकेट्स पर टिकी थीं। ये कैसे काम करता है? विवेक ने उत्सुकता से पूछा। रिकार्डो ने मुस्कुराते हुए समझाया, अगर रेड के दौरान तुम पर कोई जानलेवा हमला होता है, एक ऐसा हमला जो तुम्हारी जान ले सकता है, तो ये लॉकेट उस हमले की ऊर्जा को महसूस करके तुरंत ही टूट जाएगा और टूटने के उसी मिली सेकेंड में ये तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर सीधा इस गोल्ड रिसीवर क्रिस्टल के पास टेलीपोर्ट कर देगा। रिकार्डो ने एक बड़ा से चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाया। आप सभी के ई गेट में जाते ही ये क्रिस्टल द लैंड की हंटर ऑर्गेनाइजेशन की सेफ फैसिलिटी में पहुंचा दिया जाएगा। वहां मूनलाइट के हाई लेवल हीलिंग पोशंस पहले से तैयार रहेंगे। जैसे ही कोई मरणासन हंटर वहां टेलीपोर्ट होगा, उसे तुरंत हील करके बचा लिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे प्लाजा में भूचाल आ गया। क्या क्या ये सच है? हम मरेंगे नहीं? ये गैजेट हमें मौत से बचा लेगा? हंटर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं माही, अनिकेत और विवेक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वे हैरत में डूबे हुए थे। हमारे देश के नेता, सरकार और यहां तक कि हमारी अपनी हंटर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे मरने जीने के बारे में इतना नहीं सोचती जितना ये डेविल सोच रहा है। अनिकेत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचा। माही, जो हर किसी में सिर्फ कमियां ढूंढती थी और जिसे दुनिया के हर पावरफुल इंसान से चिढ़ थी, आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में डेविल के लिए एक गहरा सम्मान और एक अनकहा आकर्षण दिख रहा था। ये कैसा इंसान है? माही ने डेविल को देखते हुए मन में कहा। इतनी ताकत, इतना खौफ, फिर भी इंसानों की इतनी फिक्र। ये हमारे लिए इतना कीमती सामान क्यों लुटा रहा है? मुझे ये इंसान पसंद आ रहा है। असली ध्रुवांश, जो भीड़ के बीच खड़ा था, वो ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे अंदर ही अंदर अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। हा, मेरा खुद के स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल करके ये लॉकेट बनाने का प्लान बिल्कुल सुपरहिट रहा है। ध्रुवांश ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए मन में कहा, भले ही मुझे 3 रातें बिना सोए हर एक लॉकेट को एक एक करके स्पेस की ऊर्जा से भरना पड़ा, मेरी जान निकल गई थी, लेकिन इनकी शक्लें देखकर लग रहा है मेरी मेहनत वसूल हो गई।
तभी कार्तिक पीछे से चिल्लाया, अरे रिकार्डो भाई, बात तो बहुत अच्छी है, पर क्या ये सच में काम करता है या चाइनीज माल है? कार्तिक, तेरी तो मैं। ध्रुवांश ने मन में गालियां दी। रिकार्डो हंसा, तुम्हें लाइव डेमो चाहिए? अभी लो। रिकार्डो ने एक मूनलाइट के हंटर को बुलाया। उस हंटर ने गले में लॉकेट पहन लिया और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। रिकार्डो का एक दूसरा साथी वो रिसीवर क्रिस्टल लेकर करीब 100 मीटर दूर चला गया। सबकी सांसें अटक गईं। तभी वुल्फ ट्राइब का एक 8 फुट ऊंचा खूंखार सैनिक आगे आया। उसके हाथ में एक भारी कांटेदार भाला था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी ताकत से वो भाला उस लॉकेट पहने हंटर के सीने की तरफ दे मारा। श्वा! भाला हवा को चीरता हुआ गया। प्रज्ञा और कई लड़कियों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। गया ये तो, शुभम चिल्लाया। लेकिन भाला सीने को चीर पाता उससे ठीक 1 नैनोसेकंड पहले क्रैक! हंटर के गले का वो लॉकेट टूटा। जूम! फाश! एक बेहद तेज नीली और काली रोशनी का फ्लैश हुआ और वो हंटर वहां से गायब हो गया। भाला हवा को चीरते हुए सीधा निकल गया और अगले ही पल 100 मीटर दूर खड़े उस क्रिस्टल के पास एक नीली रोशनी हुई और वो हंटर सही सलामत खड़ा था। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ओ माय गॉड, ये तो चमत्कार है! पूरा प्लाजा तालियों, सीटियों और खुशी की चीखों से गूंज उठा। सब में मूनलाइट और डेविल की तारीफों की बाढ़ आ गई। माही अब खुद को रोक नहीं पाई। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी। वो उस डेविल के ठीक सामने जाके खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों खंजर जमीन पर रखे और एक सच्ची योद्धा की तरह पूरे आदर और श्रद्धा के साथ 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड डेविल। माही की आवाज में एक कंपन था जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। आपने जो हमारे लिए किया है, आपके इस एहसान का बदला हम हंटर्स शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चुका पाएंगे। डेविल क्लोन मुस्कुराया। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे प्लाजा में फैली। तुम लोग मेरा एहसान चुका सकते हो माही। माही ने हैरानी से सिर उठाया। अब कैसे? इंसानियत को जिंदा रखकर, डेविल ने कहा। ई गेट के अंदर अपने साथियों को बचाकर, और सबसे बड़ी बात, जब बाहर की दुनिया में जाओ तो डेमी ह्यूमंस यानी मूनलाइट के निवासियों के साथ मिलकर रहना, उनके साथ भेदभाव मत करना। मेरे लिए यही सबसे बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर पूरे प्लाजा में मौजूद सभी हंटर्स का खून खौल उठा। गुस्से से नहीं, बल्कि एक नए जोश और वफादारी से। सभी ने अपनी तलवारें हवा में उठा लीं और एक साथ एक सुर में चिल्लाकर कहा, हम वादा करते हैं लॉर्ड डेविल, हम हमेशा इंसानियत का साथ देंगे, अच्छे के साथ अच्छा करेंगे और बुरों को उनकी सजा देंगे। ये सिल्वर विंग्स और सभी हंटर्स का वादा है। क्या बात है यार ध्रुवांश, तू तो नेता बन गया। ध्रुवांश ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। तभी प्लाजा के किनारे से एक जानी पहचानी आवाज आई। टप टप, लकड़ी की छड़ी के जमीन पर पड़ने की आवाज। वहां एल्डर रेल अपने साथ 10 साल के अर्नव को लेकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक गुरु वाला गर्व था। वे सभी स्टूडेंट्स के सामने आकर खड़े हो गए। बच्चों, एल्डर रेल ने बोलना शुरू किया और पूरा प्लाजा शांत हो गया। तुम सभी इंसानी हंटर हो। तुम्हारी दुनिया का नियम है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ दानवों को मारने से बढ़ती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें ब्लड सेक्ट की प्राचीन तकनीकों से ट्रेनिंग दी है। मैंने तुम्हें साधना से लेवल अप करवाया है। एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वो साधना तुम्हारी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए कारगर थी, लेकिन असली मुकाबले के लिए नहीं। तुमने अपने लीडर्स के साथ जो रेड्स की, वो अनुभव के लिए जरूरी थीं। और आज मैं देख सकता हूं कि तुम तैयार हो। एल्डर रेल की आवाज अचानक कड़क हो गई। लेकिन कान खोलकर सुन लो, वो अनडेड मॉन्स्टर्स आम डीमंस नहीं है। वो कमजोर होकर भी बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए अपना ध्यान रखना। मुझे तुम सब जिंदा वापस चाहिए। हंटर्स ने जोर से हामी भरी। यस मास्टर। और हाँ, एल्डर रेल ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आगे ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें अपना इंसानी तरीका ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के बाद अब तुम सभी दूसरे आम हंटर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर कहलाओगे। तुम समान लेवल होकर भी अपने सामने वाले को आसानी से धूल चटा दोगे। ये फल है तुम्हारी उस नर्क जैसी ट्रेनिंग का। जाओ और सफल होकर आओ। डेविल क्लोन ने भी सभी को बेस्ट ऑफ लक कहा और फिर हवा में काली धुंध बनकर रिकार्डो और अपनी टीम के साथ वहां से गायब हो गया। इधर अर्नव, जो काफी देर से उछलकूद कर रहा था, उसने एल्डर रेल का कोट पकड़ा और बोला, मास्टर मास्टर, क्या मैं भी इनके साथ ई गेट में जा सकता हूँ? प्लीज, मैं बहुत सारे अनडेड को मारूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। एल्डर रेल ने उसे घूर कर देखा और तुरंत ना में सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, तुम एक बच्चे हो। तुम्हें यहीं मूनलाइट में ही रहना होगा। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पूरी करके और ताकतवर बनना होगा। मूनलाइट को तुम्हारे जैसे काबिल योद्धाओं की यही जरूरत है। और वैसे भी अंदर जाने की हाइट लिमिट है, तुम छोटे हो। अर्नव ने मुंह फुला लिया और पैर पटकने लगा। ये चीटिंग है। ध्रुवांश ये देखकर हल्का सा हंस पड़ा।
सब कुछ तैयार था। तलवारें बढ़ चुकी थीं, लॉकेट गले में थे, रणनीति बन चुकी थी, लेकिन वो एक इंसान अभी भी गायब था। तभी अचानक हवा का बहना रुक गया। प्लाजा में मौजूद सभी हीरो लेवल हंटर्स जैसे कि माही, अनिकेत, विवेक, प्रज्ञा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें दूर से एक भयानक, भारी और उछाल मारती हुई एनर्जी वेव अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। ये ऑरा इतना तेज था कि जमीन पर पड़े छोटे कंकड़ हवा में कांप रहे थे। ये कैसी ऊर्जा है? विवेक ने अपनी ढाल कसकर पकड़ ली। कोई बहुत ही पावरफुल इंसान या डीमन आ रहा है। माही ने अपने खंजर निकाल लिए। प्लाजा के सैनिक अलर्ट हो गए। सबका ध्यान प्लाजा के उस धुंध वाले रास्ते की ओर चला गया। वहां से अभी कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कदम कदम कदम, हर कदम के साथ वो ऊर्जा और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई पहाड़ उनकी तरफ चल के आ रहा हो। ध्रुवांश ने भी उसे ओर देखा, लेकिन बाकी लोगों की तरह उसके चेहरे पर डर या घबराहट नहीं थी। उसकी ईगल आइज ने धुंध के पार देख लिया था। ध्रुवांश के चेहरे पर एक चौड़ी, गर्व से भरी हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ कोट की जेबों में डाले और बहुत ही धीरे से लेकिन खुशी के साथ बुदबुदाया, कबीर। धुंध छटी और वहां से दो आकृतियां बाहर आईं। एक ड्यू था और दूसरा। लड़कों की धड़कनें तेज हो गईं और लड़कियों की सांसें अटक गईं। क्या कबीर बदल चुका था? ड्यू की उस नर्क से बदतर ट्रेनिंग ने उसे क्या बना दिया था? क्या वो एम्परर सक्सेसर अब अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने के लिए तैयार था? ई गेट का दरवाजा खुलने वाला है और तबाही शुरू होने वाली है। मूनलाइट रेल्म के सेंट्रल प्लाजा में अचानक हवा का बहना रुक गया। आसमान में छाई बैंगनी रोशनी के बीच से एक बहुत ही भारी, दम घोंटू और रूह कंपा देने वाली ऊर्जा की लहर उठी। कदम कदम कदम, धुंध को चीरते हुए दो आकृतियां बाहर आईं। आगे आगे मूनलाइट का सुप्रीम कमांडर ड्यू चल रहा था और उसके ठीक पीछे एक ऐसा लड़का चल रहा था जिसे देखकर प्लाजा में मौजूद हर हंटर, हर सैनिक और हर एम्परर सक्सेसर की सांसें हलक में अटक गईं। वो कबीर था, लेकिन ये वो कबीर नहीं था जो कुछ दिन पहले रोते हुए 100 किलोमीटर की दौड़ लगाने गया था। ड्यू की उस नर्क जैसी एकांत ट्रेनिंग ने इस लड़के को एक चलते फिरते राक्षस में बदल दिया था। कबीर का ऑरा ही एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी जो हवा में स्पार्क कर रही थी। उसकी बॉडी जो पहले एक सामान्य टीनेजर जैसी थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चौड़े कंधे, सीने का उभार और गठीली मांसपेशियां उसके कपड़ों को फाड़ कर बाहर आने को बेताब थीं। उसके चेहरे का वो लड़कपन गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बेहद तेज, शार्प जॉ लाइन ने ले ली थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आ गई थी जो उसके इस नए रफ एंड टफ लुक पर बेतहाशा सूट कर रही थी। अनिकेत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कबीर है? अनिकेत ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल किया और उसे जो दिखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इम्पॉसिबल, हीरो लेवल का 10 स्टार। ये हीरो लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है। बस एक छोटा सा ब्रेक थ्रू और ये सीधा हाई लॉर्ड बन जाएगा। ड्यू ने इसके साथ क्या किया है? सिर्फ कबीर का शरीर ही नहीं बल्कि उसके हाथ में मौजूद चीज भी सबकी आंखें चुंधिया रही थी। कबीर ने अपने दाहिने हाथ में म्यान समेत एक बेहद खूबसूरत तलवार पकड़ रखी थी। तलवार की म्यान सफेद और सुनहरे रंग की थी जिस पर प्राचीन डीमन भाषा में मंत्र उकेरे गए थे। ये तलवार उसे ड्यू ने ही गिफ्ट की थी, लेकिन इसके पीछे का डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि खुद ध्रुवांश यानी डेविल था। इस तलवार के मूठ में एक खास डिवाइन कोर लगा हुआ था। ये एक ऐसा चमत्कारी पत्थर था जिसे ध्रुवांश ने अपनी शुद्ध डिवाइन एनर्जी से चार्ज किया था। ये कोर तलवार चलाने वाले की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर उसे साक्षात डिवाइन एनर्जी, ईश्वरीय शक्ति में बदल देता था। ध्रुवांश ने ऐसी ही 2 तलवारें और बनवाई थीं, एक ड्यू के लिए और एक आयत के लिए। इन तलवारों में अनलिमिटेड डिवाइन पावर थी जो अंडर डीमंस को भस्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र थीं। बस इसमें एक ही कमी थी, ये तलवार कबीर की स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने की तरह तेजी से खत्म करती थी। कबीर चलते हुए सीधा ध्रुवांश और अपनी टीम के पास आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी लेकिन अब कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट स्माइल थी। कैसे हो ध्रुवांश भाई? कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। हाथों में गजब की सख्ती आ गई है, ध्रुवांश ने मन में सोचा। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, माही आगे आ गई। वो हमेशा की तरह गुस्से में थी और अपनी कमर पर हाथ रखे कबीर को घूर रही थी। आ गए ना नवाबजादे, आप तो अपनी टीम को ऐसे लावारिस छोड़कर चले गए थे जैसे तुम लीडर ही नहीं हो। अगर वो 10 साल का बच्चा अर्नव तुम्हारी टीम को नहीं संभालता तो तुम्हारी टीम तो रेड से पहले ही डिसॉल्व हो जाती। ये सुनकर कबीर ने एक शैतानी मुस्कान दी। वो ध्रुवांश के कानों के पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, भाई इसको क्या हुआ? आज ये आपको छोड़कर मेरे पीछे पड़ गई है। लगता है आपसे बोर हो गई हैं, अब मेरे पीछे पड़ेगी है। कबीर की आवाज भले ही धीमी थी लेकिन हंटर्स के कान बहुत तेज होते हैं। माही की मुट्ठियां कस गईं, उसकी भौएं तन गई और उसकी आंखों से आग निकलने लगी।
कबीर के बच्चे, मुझे सब सुनाई दे रहा है, माही दांत पीसते हुए चिल्लाई। तभी अनिकेत पीछे से आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो माही, वो तुम्हें सुनाना ही चाहता है, इसीलिए इतनी जोर से फुसफुसा रहा है, ये सुधरने वाला नहीं है। अनिकेत की बात पर कबीर जोर से हंसा। सही पकड़े हो भाई। कबीर और अनिकेत ने एक दूसरे को हाई फाइव देने के लिए हाथ उठाए। धड़ाक, जैसे ही दोनों के हाथ हवा में टकराए, एक तेज क्रैक की आवाज आई, जैसे दो पत्थर टकराए हों। आह! अनिकेत की चीख पूरे प्लाजा में गूंज गई। वो दर्द से उछल पड़ा और अपने दाएं हाथ को दूसरे हाथ से पागलों की तरह रगड़ने लगा। उसका हाथ पूरा लाल हो चुका था और सूजने लगा था। अबे कबीर, यार तेरे हाथ हैं या थॉर्स का हथौड़ा? इतनी जोर से हाई फाइव कौन जता है बे? मेरी उंगलियों का कचूमर बना दिया। कबीर झेंपते हुए अपने सर के पीछे हाथ फेरने लगा। अरे सॉरी भाई, वो अभी मेरी बॉडी थोड़ी अकड़ी हुई है। अभी ट्रेनिंग से ही आ रहा हूं ना, तो अपनी पावर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस पूरी कॉमेडी के बीच ध्रुवांश ने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया था जिसने उसे भी अंदर तक हैरान कर दिया था। ध्रुवांश ने उस हाई फाइव वाले पल को दिमाग में स्लो मोशन में रिवाइंड किया। उसने देखा कि जब अनिकेत ने हाई फाइव के लिए अपना हाथ तेजी से बढ़ाया था, तो कबीर के शरीर ने उसे एक दोस्ताना हाथ की तरह नहीं, बल्कि एक हमले की तरह लिया था। कबीर की मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ गई थीं। उसका हाथ एक ढाल की तरह आगे आया था और फिर आखिरी मिली सेकेंड में उसने खुद को रिलैक्स करके उसे हाई फाइव में बदला था। मसल मेमोरी, ध्रुवांश ने हैरानी से मन में कहा। इसके शरीर में काफी नए बॉडी रिएक्शन सीख लिए हैं। ये लड़का अब सोते जागते हर टाइम खुद को अनकॉन्शियसली डिफेंड कर सकता है। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। ये तो वही टेक्निक है जो मुझे शिवाय सिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे सिखा पाता, ये रेड आ गई। ड्यू ने कबीर को बहुत ही खतरनाक लेवल पर ट्रेन किया है। सच कहूं तो मुझे जलन हो रही है यार। मेरी इस इंसानी बॉडी के लिए वो ऑटो डिफेंस टेक्निक बहुत जरूरी थी। खैर कोई नहीं, इस रेड से जिंदा वापस आने के बाद मैं वो मसल मेमोरी टेक्निक शिवाय से जरूर सीखूंगा। सब आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी प्लाजा के दूसरे कोने से एक बहुत ही तेज चहकती और ओवर एक्टिंग से भरी आवाज गूंजी। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश मूनलाइट रेल्म। सबने मुड़कर देखा। वहां पर एक लड़का खड़ा था जिसने बहुत ही तड़क भड़क और चमकीले कपड़े पहने हुए थे। उसके सर के ठीक ऊपर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही एडवांस्ड फ्लाइंग एआई कैमरा एक ड्रोन की तरह उड़ रहा था। यह कैमरा एक अच्छे कैमरामैन की तरह काम कर रहा था। जो भी बोलता, कैमरा अपने आप घूमकर उसी एंगल से शानदार सिनेमैटिक शॉट लेने लगता। लड़का कैमरे में देखते हुए हाथ हिला रहा था। अभी हम स्काई सिटी में खड़े हैं। वहां उस ओर देखिए, कैमरा घुमा, वो है ब्लड मून सिटी। और वहां उस निचले इलाके में जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो है न्यू सिटी। अब बहुत देख लिया मूनलाइट रेल्म को। अब चलिए हमारी आज की एपिक ई गेट रेड के लिए तैयार हंटर टीम्स और उनके लेजेंडरी लीडर्स से मिलते हैं। वो लड़का मुस्कुराता हुआ सीधा एम्परर सक्सेसर्स यानी ध्रुवांश, कबीर, अनिकेत, विवेक और माही की ओर बढ़ने लगा। उसे देखते ही अनिकेत ने अपना मुंह बता लिया और अपना दर्द करता हुआ हाथ सहलाते हुए धीरे से कहा, अब ये कौन सा नमूना आ गया यहाँ? विवेक ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अरे ये वही स्ट्रीमर है ना जिसने अभी हाल ही में केबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वो हंटर न्यूज वाला जोजो। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया। वही छपरी है। जोजो अपना उड़ता कैमरा लेकर उनके बिल्कुल पास आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश के भविष्य एम्परर सक्सेसर्स की मस्ती मजाक चल रही है। रेड जैसी जानलेवा सिचुएशन से पहले शायद वो खुद को चिल रख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। माही को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने जोजो को घूरते हुए अपना हाथ आगे किया, जैसे उसे रोक रही हो। सुनो स्ट्रीमर, कड़क आवाज में माही ने कहा, तुम बहुत लेट हो। अभी हम सभी को ई गेट के अंदर जाना है। हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ कोई शूट वूट नहीं हो सकता। अपना कैमरा बंद करो और बाहर जाओ। जोजो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एक बहुत ही चौड़ी सेल्समैन मली स्माइल दी और बोला, डोंट वरी मैम, मैं आपका कीमती टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली इस ई गेट रेड में अंदर जाने की परमिशन मुझे भी मिली है। क्या? अनिकेत और विवेक एक साथ चिल्लाए। जोजो ने गर्व से अपना कॉलर झाड़ा। जी हाँ, मैं सीधे तौर पर किसी की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ सकता, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये देखिए, ये मूनलाइट की स्पेशल तलवार और वो टेलीपोर्ट लॉकेट मुझे भी मिल गया है। और आप सब शायद भूल रहे हैं, मैं सिर्फ एक स्ट्रीमर नहीं हूं, मैं भी एक हंटर हूं। लो लेवल ही सही, पर हूं तो सही। ये बोलते हुए जोजो ने हंटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ एक वीआईपी परमिशन लेटर माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने उस लेटर को स्कैन किया और झल्लाते हुए बाकी सबको बताया, धत्तेरी की, हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से इसको ऑफिशियल परमिशन मिली है। इसे लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए भेजा गया है। ध्रुवांश के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुझे तो पहले से ही पता था, ध्रुवांश ने मन में कहा। डेविल के रूप में मैंने ही तो इसके मूनलाइट रेल्म में एंट्री के पास को अप्रूव किया था। जोजो की नजर अचानक माही के पीछे खड़े ध्रुवांश पर पड़ी। उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने माही, अनिकेत, विवेक और यहां तक के कबीर को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधा दौड़कर ध्रुवांश के पास पहुंच गया। हेलो ध्रुवांश भाई,
जोजो ने अपने दोनों हाथों से ध्रुवांश का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वैसे तो इस पूरी दुनिया में मुझे लॉर्ड डेविल सबसे ज्यादा पसंद है, वो मेरे गॉड हैं, लेकिन उनके ठीक बाद आप मेरे सेकंड आइडल है। आपकी फाइटिंग स्टाइल, उफ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूं? ध्रुवांश ने एक बेहद झूठी और प्लास्टिक स्माइल अपने चेहरे पर चिपकाई और मन ही मन कहा, यार रूप डेविल का हो या ध्रुवांश का, ये बंदा मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ता। जहां जाता हूं ये अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है। जो ध्रुवांश का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, वो अपने ऊपर उड़ते हुए एआई कैमरे को इशारा कर रहा था। कैमरा क्लोजअप शॉट लो, थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करो। जो अभी लाइव स्ट्रीम पर ही था, वो कैमरे में देखकर चिल्लाया, तो गाइज, आप सभी ने कमेंट्स में कहा था कि मैं इस रेड में ध्रुवांश भाई को ढूंढकर उनसे हाथ मिलाऊं, और देखिए आज फाइनली हम मिल ही गए। लाइव चैट में आग लगा दो दोस्तों। ध्रुवांश अपनी उंगलियों को आजाद कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं पीछे खड़े अनिकेत और विवेक का चेहरा देखने लायक था। उनके ऊपर जैसे किसी ने काली स्याही पोत दी हो। अनिकेत ने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा। हाँ भाई, लगता है इसको खर्चा पानी देना पड़ेगा, इसका कैमरा तोड़ते हैं। विवेक ने उसे रोका। अभी नहीं, यहां सब देख रहे हैं, कोई नहीं, जब ये ई गेट के अंदर किसी अंधेरे कोने में अकेला मिलेगा ना, तब इसे बताएंगे कि असली हंटर कौन है। दोनों ने एक खौफनाक विलन वाली स्माइल दी। तभी अलार्म की आवाज गूंजी। चेतावनी, ई गेट टेलीपोर्टेशन 5 मिनट में शुरू होगा, सभी टीम्स अपने पैड पर पहुंचें। इसी के साथ सभी का मजाक बंद हो गया और सब जाने को रेडी हो गए। वे मूनलाइट रिम से सेंट्रल प्लाजा से बाहर निकलते हुए मेन टेलीपोर्टर सेंटर की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते ध्रुवांश कबीर के पास आया। उसकी आवाज अब एक लीडर वाली थी। कबीर, ध्यान से सुनो। ध्रुवांश ने उसे पूरा नक्शा और प्लान शॉर्ट में समझा दिया जो उन्होंने टेबल पर बनाया था। तुम और अनिकेत बाहरी रिंग क्लियर करोगे, मैं सेंटर की तरफ जाऊंगा। फिर ध्रुवांश की आवाज थोड़ी धीमी और पर्सनल हो गई। और कबीर, एक खास काम है। तुम्हारी टीम में सिल्वी हैं, तुम्हें पता है, उस पूरी टीम पर अपनी नजर रखना, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए? कबीर ने अपनी छाती ठोकते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। आप टेंशन मत लो ध्रुवांश भाई, जब तक कबीर जिंदा है भाभी पर कोई खरोच भी नहीं मार सकता। ध्रुवांश ने राहत की सांस ली। उधर मूनलाइट रेल्म से कई किलोमीटर दूर एक ऊंचे बादलों से ढके पहाड़ की चोटी पर वे दोनों एंजल अभी भी हवा में तैर रही थीं। पिछली बार एल्डर रेल की खतरनाक और पैनी नजर पड़ने की वजह से इस बार वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। उन्होंने खुद को सिर्फ इनविजिबल ही नहीं किया था, बल्कि अपने चारों तरफ एक बेहद एडवांस्ड और स्ट्रॉन्ग एनर्जी बैरियर भी बना लिया था। ये बैरियर उनकी गंध, आवाज और डिवाइन ऑरा को पूरी तरह से सोख रहा था, ताकि नीचे खड़ा कोई भी इंसान या डेविल गलती से भी उन्हें महसूस न कर सके। बड़ी एंजल की सुनहरी आंखें टेलीपोर्टर सेंटर की तरफ देख रही थीं। जाओ इंसानों, उसने अपने मन में सोचा। टेलीपोर्टर सेंटर के अंदर का नजारा किसी महायुद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा था। विशालकाय नीले रंग के टेलीपोर्टर पैड्स चमक रहे थे और उनमें से हम की तेज आवाज आ रही थी। माही ने अपनी टीम के साथ पैड पर चढ़ते हुए जोजो की तरफ देखा। ओए स्क्रीमर, तुम किस टीम के साथ जा रहे हो? जल्दी चुनो, टाइम नहीं है। जोजो ने बिना एक सेकंड सोचे दौड़कर ध्रुवांश का कोना पकड़ लिया। अरे, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है मैम, मैं तो अपने ध्रुवांश भाई की टीम के साथ ही जाऊंगा। ये जहां जाएंगे मेरा कैमरा वहीं जाएगा। अरे यार, मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। ध्रुवांश ने अपना माथा पीट लिया। जोजो ने तुरंत अपने बैग से कुछ छोटे छोटे ड्रोन कैमरे निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। लेकिन हाँ, जोजो ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लीडर्स ये एआई कैमरास ले लो। ये छोटे ड्रोन तुम सभी लीडर्स माही, अनिकेत, कबीर, विवेक को फॉलो करेंगे और मेरे मेन सिस्टम पर सबका लाइव डेटा और वीडियो भेजेंगे। वैसे तो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ड्रोन्स ई गेट के अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। उनसे मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्लोजअप और सिनेमैटिक शॉट्स नहीं मिलेंगे। सभी लीडर्स के सिर के पास एक एक छोटा गोल एआई कैमरा भिनभिनाते हुए उड़ने लगा। ऑल सिस्टम्स गो, इनिशिएटिंग टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस। कंप्यूटर की आवाज गूंजी। ध्रुवांश ने अपनी टीम कार्तिक, प्रज्ञा, शुभम और अब जोजो की तरफ देखा। तैयार हो? सबने एक साथ अपनी तलवारें जमीन पर पटकी। यस लीडर। ध्रुवांश ने कंसोल पर ई गेट के सेंटर सिटी का अपना लोकेशन कोड डाला। बाकी टीमों ने भी अपने अपने बाहरी रिंग के कोड डाले। 3, 2, 1 शो फाश। एक बेहद तेज, अंधा कर देने वाली नीली और सफेद रोशनी ने पूरे सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। हवा का एक भयानक भवंडर उठा और अगले ही मिली सेकंड में
सभी टेलीपोर्टर पैड्स खाली हो चुके थे। एम्परर सक्सेसर्स, उनकी टीम्स और वो स्ट्रीमर सभी मूनलाइट रेल्म से निकलकर उस खौफनाक और मौत से भरे ई गेट के अंदर जा चुके थे, जहां अनडेड डीमंस उनकी हड्डियों को नोचने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। महायुद्ध अब शुरू होने वाला है। ई गेट के अंदर का नजारा कैसा होगा? क्या कबीर की नई मसल मेमोरी उसे अनडेड डीमन से बचा पाएगी? और जोजो का कैमरा ई गेट के अंदर कौन सा खौफनाक राज रिकॉर्ड करने वाला है? कहानी अब अपने सबसे एपिक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।